हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत शाम के समय में मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। आज करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया कुछ रीज़न की वजह से, कुछ कारण था, इसलिए उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग सुबह के समय में रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का लेक्चर कर रहे हैं, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी। और शाम के समय में हम लोग अपर पीसीएस 2020 का लेक्चर कर रहे हैं, अपर पीसीएस 2021 का लेक्चर कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज एमसीक्यू 10 एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग, ओनली 10 जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो, और साथ में जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा उन क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपके आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके साथ में कुछ देर के लिए मैं गांधीयन फेज की ओर बढ़ूंगा, जहाँ पर मैं गांधी जी का बेसिक आपको बता दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, गांधी जी पहली बार कब आए, फिर फाइनली कब उन्होंने एंट्री करी भारत में, और किस प्रकार से उन्हें चंपारण का कॉल आया, क्या हुआ। तो यहाँ तक चर्चा अगर कर पाएंगे तो करेंगे, ठीक। तो जय स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए, पेड कोर्स लेने के लिए, जहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जीएस 1234, जनरल स्टडी 1234 के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वर्ड हिस्ट्री और जितने भी वीडियोस हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आंसर राइटिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पेड कोर्स को करने के लिए आप दिए हुए नीचे दाईं तरफ आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पर मैंने ये चर्चा करी है कि आखिर प्री पास क्यों नहीं हो पाता, उसके कारण क्या है। उस वीडियो को आखिर तक सुनिए और सुनने के बाद उसको शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको, या फिर आप वीडियो में जाएंगे जय स्टडी के, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। मोस्ट ऑफली मेरी यहाँ पे फोटो आ रही होगी तो आपको ये शायद ना दिख रहा हो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 4 संकल्प पारित किए गए थे सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में। इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो मैंने ये सारी कहानी आपको बताई है, 1905, 1906, 1907, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो नीति के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य को करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए मैं इसे 2 भागों ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तोड़ता हूँ। ऐसी बात 16 अक्टूबर 1905 को, मतलब फाइनली बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिससे वहाँ के लोग खफा हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि 19 जुलाई को पहले मतलब ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। 16 अक्टूबर को फाइनली विभाजन हो गया। 7 अगस्त 1905 को इसको लेकर स्वदेशी आंदोलन का बिगुल फूंका गया, जिसके अंतर्गत बहिष्कार की बातें कर दी गई। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए 1906 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पहले तो इस बात को लेकर पंगा हुआ। तो फाइनली एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। वो प्रस्ताव कौन से थे, तो मैंने आपको इसमें डायग्राम बना के शॉर्ट ट्रिक बताई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉयकॉट, स्वदेशी, एजुकेशन और सेल्फ गवर्नेंस, बहिष्कार, स्वदेशी, शिक्षा और स्वशासन, यह 4 प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इन 4 प्रस्तावों को कहां पर लागू किया जाए, सिर्फ बंगाल के अंदर लागू किया जाए या पूरे भारत देश पर लागू कर दिया जाए, इस बात पर जब सहमति नहीं बन पाई तो वह अधिवेशन उस सहमति के बिना ही रद्द हुआ। अगला सेशन 1907 में जब करवाया गया, सूरत में किया गया, तो वहां पर अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी। इसके बाद बोला गया कि इस बात का र्यूमर फैला दिया गया कि नरम दल के द्वारा गरम दल के इन 4 प्रस्तावों को निकाल दी, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। इस र्यूमर को सुनकर ऐसा कहा जाएगा कि गरम दल के लोग इस चीज के साथ चले हैं कि अब तो मतलब लड़ाई तो होने वाली है। तो ये कहा जाता है कि इस बात पर तीखी बहस मंच पर बैठे लोगों के बीच में और मंच के नीचे बैठे हुए लोगों के बीच में, मंच के नीचे नरम दल और गरम दल के कार्यकर्ता बैठे थे, उनके बीच में हुई कि आखिर इन 4 प्रस्तावों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि विभाजन तो बंगाल का हुआ है। नरम दल के लोगों का कहना था कि बंगाल के अंदर लागू किया जाए इन चारों प्रस्तावों को,
जबकि गरम दल का कहना था कि नहीं, पूरे भारत में इस प्रस्ताव को लागू किया जाए, क्योंकि गरम दल की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। कहा जाएगा कि उस मंच के नीचे बैठे हुए लोगों के बीच बहस होते होते झड़प तक हो गई, यहां तक हुआ कि जूते चप्पल चल गए, लाठी डंडे चल गए। उसी में कहते हैं कि एक मोस्ट प्रोबेबली एक जूता उठा, मतलब हवा में गया, और मंच पर बैठे हुए नरम दल के बहुत ही प्रख्यात नेता, जिनका नाम है फिरोज शाह मेहता, उनको लगा, और उन्होंने फिर बोला कि स्प्लिट 1907 का इसे कहते हैं कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस विभाजन के द्वारा आईएनसी दो भागों में टूटी, एक है नरम दल मॉडरेट्स और एक है एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें कहते हैं गरम दल। तो ये चार प्रस्ताव मैंने आपको बताया कौन से थे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइनली 1916 में एनी बेसेंट की मदद के द्वारा एसी के नीचे बैठकर अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ समझौता हुआ, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए, साथ में मुस्लिम लीग भी इनके साथ आकर मिल गई। जहां मैंने आपको बताया जो बीज 1909 के अधिनियम के द्वारा बोया गया था, या फिर मैं कहूं जो बीज वास्तविकता में 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा बोने की कोशिश की गई, उसको 1911 के 1911 में वापस हटा दिया गया, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा इसको बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, खत्म कर दिया गया बंगाल विभाजन को वापस से, मतलब उसको कहा गया कि नल एंड वॉइड हो गया बंगाल विभाजन। लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा वास्तविकता में एक बीज बोया गया, जिसके अंतर्गत 1909 के अधिनियम में एक प्रोविजन डाला गया, एक प्रावधान डाला गया, जहां पर लिखा गया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब पृथक निर्वाचक मंडल, विशेष कैटेगरी बना दी गई। और इस बीज में पानी डालने का काम किया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन के द्वारा, जहां पर कहा जाएगा कि कांग्रेस ने वास्तविकता में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, ऐसा स्वीकार कर लिया अपने अधिवेशन, लखनऊ के अधिवेशन में, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। यहीं पर कहेंगे हिंदू महासभा के जो लीडर हैं, जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय, उन्होंने इस प्रस्ताव, इस लखनऊ समझौते का पुरजोर विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया चार कौन से संकल्प थे। BSES बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक है आपको, बॉयकॉट, बहिष्कार, स्वदेशी, शिक्षा और सेल्फ गवर्नेंस। मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन है ए। ठीक, और हमारा जो मेन मोटिव था इस स्वदेशी आंदोलन जो विरोध में हुआ, बंगाल विभाजन की स्वदेशी आंदोलन, उसमें हमारा मेन मोटिव था आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति, कि हमको अपने आप सेल्फ रिलायंट करना है, हमको खुद पर निर्भर होना है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कई सारे लीडर बताए, जहां पर मैंने आपको बताया था दिल्ली में बख्त खान और बहादुर शाह जफर अथवा बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह कहा गया। लखनऊ में बिरजिस कादिर, वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला के बारे में मैंने ये भी यहाँ तक आपको बताया कि वास्तविकता में इस मौलवी अहमदुल्ला को ब्रिटिश का कट्टा दुश्मन कहा गया तथा इन्हें डंका शाह की उपाधि भी दी गई। ठीक, कानपुर मैंने आपको बताया अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे और नाना साहेब। इसके बाद मैंने आपको झांसी में बताया रानी लक्ष्मीबाई। साथ में मैंने ये मेंशन किया, याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में ससुराल है, उनका जन्म झांसी में नहीं बनारस में हुआ, उनकी कब्र ग्रेव जो है वो ग्वालियर में है। उसके बाद मैंने आपको बताया बरेली में खान बहादुर, मतलब खान बहादुर खान। इसके बाद मैंने आपको बताया बिहार में कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, इनके बारे में भी कई सारी कहानियां हैं। पहले उन्होंने मुखबरी करी, बाद में जब अंग्रेजों ने नहीं उनको भाव दिया तो उन्होंने फिर क्रांति के नेता बन गए। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट में बात करें, चर्चा करें, तो असम में मनीराम दत्ता, मैं हमेशा से ये कोट करता हूँ ये नाम। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1857 में असम से कौन लीड कर रहा था, उनका नाम था दीवान मणिराम दत्ता। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, और मैंने बोला कि आप 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे। क्यों बोला, ये आपको दिखाई देगा। इन कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में कौन से सही हैं। दो मैंने ये भी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा अभी फिलहाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है, चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। देखिए, ऐसा जब महात्मा गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को आए, और फाइनली यही कारण है कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। LM सिंघवी कमेटी ने ऐसा बोला।
इसलिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस को मनाना शुरू कर दिया गया कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को फाइनली भारत में कदम रख चुके थे। और इसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह कहा गया कि अभी आप वास्तविकता में भारत की परिस्थितियों को जानने में सक्षम नहीं हो, इसलिए आप ऐसा करो कि 1 साल तक भारत भ्रमण पर निकलो। क्योंकि गांधी जी ने आते ही कह दिया था कि मैं एक ऐसे संगठन को ज्वाइन करना चाहूंगा जो मेरी विचारधारा से प्रभावित हो, ना कि मैं उसकी विचारधारा से प्रभावित होऊंगा। गांधी जी बहुत क्लियर थे अपने कॉन्सेप्ट में, और उन्होंने कॉन्सेप्ट अफ्रीका से चला आ रहा था। उनका कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह, और सत्याग्रह के उन्होंने कंपोनेंट क्या बोले थे? सत्याग्रह का कंपोनेंट था ट्रुथ, सत्य, लव और अहिंसा। अहिंसा या अहिंसा दोनों शब्द एक हैं, अहिंसा अथवा अहिंसा। जैन धर्म से प्रभावित, ठीक, और कई चीजों से प्रभावित, लेकिन मैंने स्पेशली मेंशन किया जैन धर्म, क्योंकि अगर मैं बुद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा आपसे करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि बुद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म ने नॉन वायलेंस पर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा उसने, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जैन धर्म के वालों ने यहाँ तक कह दिया कि हर जगह आत्मा है, हर चीज में आत्मा है, आत्मा हर जगह बिलोंग करती है, पानी में भी आत्मा है, कुर्सी हर जगह आत्मा है। तो जब जैन धर्म बुद्धम पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि 1 साल तक भ्रमण करने के दौरान अपने कपड़े त्याग दिए, खादी पर आ गए, अपने खड़ाऊ मतलब जो जूते शूज थे वो सब त्याग दिए। 1916 में 1 साल, जब 1915 से 16 भ्रमण कर लिया, उसके उपरांत कहा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी उपस्थित थे, लखनऊ अधिवेशन में, जहां पर राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति गांधी जी के पास आए, क्योंकि शुक्ल जी को चंपारण में हो रही समस्याओं से, हो रही प्रॉब्लम से बहुत निजात पानी थी। गांधी जी को उन्होंने अप्रोच किया आचार्य गणेश के कहने पर। कौन है ये गणेश आचार्य, उनकी बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो ये उनके कहने पर ऐसा हुआ। तो राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी के पास में पहुंचे, तो ये कहा जाएगा कि गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को ये आश्वासन दे दिया कि मैं आपके चंपारण में आऊंगा, आपकी समस्या को सुनूंगा। गांधी जी चंपारण पहुंचे भी, वहां पर ऑलरेडी चंपारण के किसानों की तरफ से जो वकील थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा नहीं है राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जान करने का राजी किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक, मेरे ख्याल से ये मैं क्लियर हूं अपने पॉइंट पर। मैं जब गांधी जी का आगमन आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी कहानी और विस्तार में बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से पहुंचे हैं राजकुमार शुक्ल और क्या क्या आगे हुआ। कमिश्नर ने यहाँ तक धमकी दी गांधी जी को कि आपको चंपारण छोड़ना पड़ेगा, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। वो सारी चर्चा बाद में। दूसरा लिखा है, चंपारण जांच में आचार्य जीवी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगों में से एक थे। तो जब गांधी जी चंपारण पहुंचे हैं और वहां पर कमिश्नर की धमकी देने के बाद कमिश्नर ने धमकी दी महात्मा गांधी से कि रातों रात यहाँ से निकल जाइए वरना आपको देख लिया जाएगा, तो महात्मा गांधी को कितना कौन देख सकता है। गांधी जी अफ्रीका से ऑलरेडी बहुत कुछ सहकर आ चुके हैं, जेल, लाठी डंडे सब कुछ उन्हें पड़ चुका है, तो उससे ज्यादा अंग्रेज कुछ कर नहीं सकते। गोली तो वो नहीं मारेंगे। मेरे ख्याल से यही कारण था। गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेजों ने अफ्रीका में कुछ भी हो गया लेकिन गोली नहीं चलाई। यही कारण था कि गांधी जी ने जब रॉलेट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत नो ट्रायल, आपके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा और आपको अधिकतम 2 साल की कैद कर दी जाएगी बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। इसका विरोध करने के लिए जब गांधी जी ने लोगों को सत्याग्रह करने की बात करी, तो पंजाब के अमृतसर में लोगों ने सत्याग्रह किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया। लेकिन वहां पर लोगों को जब गोलियों से भून दिया गया, तो गांधी जी ने इस जलियांवाला बाग कांड की घटना को बोला कि यह वास्तविकता में मेरी हिमालय से भी बड़ी भूल थी। इट वॉज माई हिमालयन ब्लंडर। क्यों? गांधी जी को लगता था अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे। ठीक, बाकी सब कुछ तो उन्होंने अफ्रीका में देखा हुआ है उनको। तो ये से कहा जाता है कि चंपारण में जब गांधी जी रुके, तो गांधी जी को जेबी कृपलानी के साथ गांधी जी ने निकट सहयोगियों में से एक थे जिन्होंने चंपारण जांच में गांधी जी का साथ दिया था। अगर ये आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हम इसको जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन बी इज अभी तक करेक्ट, ए गलत है क्योंकि मैंने एक नाम आपको बता दिया, राजकुमार शुक्ल। अब ये क्वेश्चन जनरली यूपीएससी 2010 में पूछा गया, जिसमें लिखा था ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखा करते थे। इनका नाम है, जिनके लिए कहा जाता है गैगिंग एक्ट, गला काटने वाला एक एक्ट ये लेकर आए थे। इनका नाम है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लीग ने 1877-78 ईस्वी में सिविल सेवा के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया। पहला स्टेटमेंट लिखा है।
दूसरा लिखा इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ना तो पहला सही और ना तो सही। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी जर्नलिस्ट शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इनका उद्देश्य कलकत्ता में, और इनका उद्देश्य था टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग द कॉमन पीपल, जो आम जनता है उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना। ये इंडियन लीग का मेन कॉन्सेप्ट था, इसलिए वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। इसका मेन मोटिव था कॉमन लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को जीवित करना, मतलब उनमें जन्म देना उस चीज का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। देखिए जहां पर अंग्रेजों ने हंटर कमेटी का गठन किया था, वहीं पर कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, जिसमें CR दास, गांधी जी, MR जेकर, ये लोग भी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी उसमें शामिल थे। CR दास, सॉरी मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू, मैंने JL नेहरू शायद बोल दिया, मोतीलाल नेहरू, यह लोग शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें मदन मोहन मालवीय थे, गांधी जी थे, जयकर थे, कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 3 5 ऑप्शन शेष करें, ठीक। और जो अंग्रेजों की हंटर कमेटी बनाई गई उसमें बोला गया ओनली 379 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग जलियांवाला बाग कांड। शायद यही कारण था कि गांधी जी ने इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट को बोला था ऑफिशियल व्हाइट वॉश, आधिकारिक रूप से बोला हुआ सफेद झूठ, ठीक। चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग कांड पढ़ेंगे तो। निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादी नेताओं को बंबई त्रयी के नाम से, जैसे आप लोग एक बार पढ़ते हो वेद त्रयी, वेद ट्रायो ऑफ वेद भी पढ़ते हैं हम लोग। वेद त्रयी में जनरली हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, लेकिन वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। क्यों नहीं आता उसकी अलग चर्चा है, जब मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा, तो मैंने पढ़ा रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद क्यों नहीं आता, क्या कारण है अथर्ववेद के वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आने के। इसी प्रकार पूछा कि बताइए किन राष्ट्रवादी नेताओं को बंबई त्रयी कहा गया, कौन नेता है। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर, सॉरी बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता, इन्हें बंबई त्रयी कहा गया, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, एकदम सही बात। यह संगठन मुसलमानों को के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बी ऑप्शन। लेकिन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की स्थापित करना चाहता था। तो मैं आपको जब 1906 का मुस्लिम लीग पढ़ाऊंगा अभी, सलीमुल्लाह खान और आगा खान की चर्चा करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 में 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। शायद मैंने आपको ये बता रखा है, अगर आपने लेक्चर सुना तो मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा आयोग जो 1857 के विद्रोह अथवा क्रांति के उपरांत बनाया गया, यह बताने के लिए कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में कार्य कर रही है उसमें यूरोपियन सैनिकों और इंडियन सैनिकों का अनुपात क्या होगा, ताकि वापस आगे जाकर यह विद्रोह टाइप की घटनाएं ना हो पाए। तो उस आयोग का नाम था पील कमीशन, पील आयोग। याद रखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम था विस्काउंट पाम्स्टन, डिस्काउंट याद कर लो, विस्काउंट पाम्स्टन। यही वो 1857 का रिवॉल्ट है जब नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल को भाग गए थे। यही वो 1857 का रिवॉल्ट है जब तात्या टोपे को उनके जमींदार दोस्त मान सिंह के द्वारा धोखा दे दिया गया। यही वो 1857 का विद्रोह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक मेहता ने इसे ग्रेट रेबेलियन की संज्ञा दी, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष कहा, और रमेश चंद्र दत्ता ने इसे, RC दत्ता ने इसे कहा नीदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना तो पहला और ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया संघर्ष, ठीक। और SN सेन ने बोला 1857। तो ये सारी चर्चाएं हम पहले ही कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया कुछ बातों को छोड़कर
मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर लिया। जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, आप चलते रहेंगे, आपको फायदा होगा। नोट्स बनाते रहिए। गांधी जी के आगमन की चूंकि मैंने बोला कि मैं चर्चा कर दूंगा थोड़ी सी, तो याद रखिए कि उनने फाइनली जब हम लोग नरमवादी दौर पढ़ लिए, गर्मवादी दौर पढ़ लिए, अब गांधीवादी दौर पढ़ रहे हैं, और गर्मवादी दौर में एक बंगाल का फेज रह गया। तो फाइनली मैंने सोचा कि जब मैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जब मैं आपको क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पर अलग से कॉन्स्पिरेसी भी डिस्कस करूंगा। मेरठ कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि अगर इसको बीच में भी डाल देते हैं तो कुछ एक चीज़ें कुछ छूट रही हैं, कुछ चीज़ें साथ में एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, जहाँ पर मुझे अभी आपको गदर आंदोलन भी बताना है। तो चलिए पहले मैं गदर आंदोलन की बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की चर्चा। गदर रह गया था, हमारा गदर बचा है। देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गदर आंदोलन के होने के कारण के अंतर्गत मैं आपसे बोला कि गदर को क्यों गदर कहा गया। 1857 में जो गदर हुआ, उसके लिए गदर नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर बना, और इस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर बना, तो इसमें जो मुख्य रूप से लोग थे उनका नाम था लाला हरदयाल, तारकनाथ, सोवन सिंह भकना, जीडी दत्ता, बरकतुल्ला। और इवन बरकतुल्ला इस गदर नामक समाचार पत्र में अपने लेखों के द्वारा इन्होंने कई लोगों को प्रभावित किया। ऐसा कहा जाएगा कि एक तरफ तो गदर का प्रभाव था, दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था, जिसके कारण एक घटना का जन्म हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कामागाटा मारू। कामागाटा मारू, वास्तविकता में कामागाटा मारू क्या चीज है? यह कामागाटा मारू गुरुदित्य नाम के एक सिख के द्वारा जापान से ली गई किराए पर एक ट्रांसपोर्ट शिप है, जिसमें बैठकर कुछ लोग कनाडा पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कनाडा की सरकार उसी वक्त एक प्रस्ताव पारित कर देती है, जिसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चलेगा, वह अगर सीधा कनाडा पहुंचेगा तो उसको कनाडा में एंट्री दी जाएगी। लेकिन अगर वह किसी भी स्थान पर रुककर विश्राम करता है, उसकी शिप रुकती है, तो उसे कनाडा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात को लेकर कहा जाएगा कि कामागाटा मारू के अंतर्गत ये बोला गया कि जब गुरुदित्य सिंह कनाडा पहुंचे अपना शिप लेकर लोगों के साथ में, कनाडा सरकार ने उनको एंट्री नहीं दी। फाइनली इन लोगों को वापस आना पड़ा। ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है, इसलिए वापस लौटते टाइम इनको किसी भी जगह पर रुकने नहीं दिया गया। यही चिड़चिड़े लोग, इरिटेटेड लोग जो शिप के अंदर इतने दिनों से बैठे हुए थे, ये जब कलकत्ता पहुंचे तो इन्होंने वहां पर विरोध किया, बंदूक बंदूक चली, लोगों की डेथ हो गई। तो इसे कहा जाता है कामागाटा मारू घटना। ठीक, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। गदर के बारे में याद रखिए, एक वीकली न्यूज़पेपर है जिसके बारे में कहा जाएगा कि इस वीकली न्यूज़पेपर को सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखा गया। ठीक, दो ये बात अलग, गुजराती में भी लिखा गया, लेकिन और अन्य भाषाओं में भी लिखा गया, लेकिन उर्दू भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया। इसको चर्चा याद रखिए। बाकी जो मैंने आपको नाम लिए, जीडी दत्ता, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, तारकनाथ, भरतुल्ला, कई बार ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से किसका संबंध गदर साप्ताहिक पत्र से नहीं है। एक ऑप्शन लिखा रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, कई बार मान आते हैं लोग, हाँ ये तो बरकतुल्ला से क्या संबंध। तो ये चर्चा मैं फिर से करूंगा अगली क्लास में, जहाँ पर मैं आपको गदर जरूर बताऊंगा, जहाँ से मैं भूमिका बना रहा हूँ वास्तविकता में गदर क्यों आया, फिर से एक बार कहानी बता रहा हूँ। साथ में मैं गांधी जी का आगमन 1901 में पहली बार आए, कलकत्ता में अधिवेशन था, दिन शाह वाचा अध्यक्षता कर रहे थे। फाइनली 9 जनवरी 1915 को पहुंचेंगे गांधी जी और केक खाएंगे। ये केक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी के ही उपलक्ष्य, मतलब 2 अक्टूबर को गांधी जी के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है 2007 से कि नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा गांधी जी को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। किसी ने बोला है बापू, किसी ने बोला है नंगा फकीर, किसी ने बोला है महात्मा। ठीक, तो ये चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक है, पूरा पढ़ने की कोशिश करिए, नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं मॉडर्न इंडिया की पीडीएफ जब पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म कर दूंगा तो आपको शेयर करूंगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम लिंक दी हुई है।
साथ में अगर आप जेवा स्टडी का PDF कोर्स मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर ग्रुप का मेन मोटिव है कि आपका प्री कम मेंस का जो ज्वाइन करने का मतलब सफल होना है, तो वो मोटिव कम से कम पूर्ण कर लिया जाए। इसके साथ में ही रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2017 में जेवा स्टडी से बहुत रिजल्ट थे, इसी प्रकार 2018 में बहुत सारे रिजल्ट थे। तो ये बात अलग है कि हम मतलब जनरली कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे होते हैं। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उन लोगों का सबका स्क्रीनशॉट ले ला के दिखा दूंगा। बड़ा दिखावे की दुनिया बहुत है। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।